इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 स्पर्श भाग 2, जिसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे लीलाधर मंदलोई, जो लिखते हैं तात्रा बाबीरो कथा। तो चलिए सबसे पहले लीलाधर मंदलोई जी के बारे में जानते हैं। तो लीलाधर मंदलोई जी का जन्म 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड्डी, गांव का नाम था गुड्डी में जन्मे। लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई थी। कहाँ पे? भोपाल और रायपुर में इनकी शिक्षा दीक्षा हो गई थी। प्रसारण की उच्च शिक्षा, अब आगे की शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट वहाँ पर चलता था, लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए थे। लंदन के ट्रस्ट से इनको आमंत्रण मिला था। इन दिनों प्रसार भारती, क्या नाम था? प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिर्देशक का कार्यभार संभाल रहे थे। दूरदर्शन, डीडी न्यूज़, समझ में आ रहा है ना? और डीडी नेशनल को दूरदर्शन ही बोले जाते थे। उस समय जब मीडिया वाला, मतलब जो रिपोर्टर होता था, एंकर, जब आते थे ना, आप सभी को हमारा नमस्कार, तो सब लोग सवेरे सवेरे बोले खुश रहो बचवा, खुश रहो बहुत तथास्तु, आयुष्मान भव, ऐसे आशीर्वाद मिलते थे। और जब रात को जाते थे ना, आज रात बहुत देर हो जाने के कारण यहीं पर समाचार समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार। तो सब लोग वहाँ पर आ जाते थे, कहते थे ओ आशीर्वाद, सुबह जल्दी उठ कर आइयो हम लोगों को कथा सुनाने के लिए और हम लोगों को न्यूज़ सुनाने के लिए, समाचार दिखाने के लिए। ऐसे आशीर्वाद देकर सुला दिया करते थे। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। ये कवि थे। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल मतलब वहाँ का जिला है, उस जिला की बोली का मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण, वहाँ जो जनजीवन था उसका सजीव चित्रण उनके कविता में दिखता था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इसका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन है। देखो अंडमान निकोबार के बारे में क्या यहाँ पर लिखा गया है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखक की ओर प्रवर्तित करता है। कैसे करता है? अपने रचना क्रम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियाँ, अब देखो जो कई रचना कर्मों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला था मंडलोई जी का, तो उनका कुछ यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। घर घर घूमा, रात बिरात, घर घर घूमा, ये रात बिरात अलग है, घर घर घूमा अगला है, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी, ये सब ये लिख चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पाठ में प्रवेश करते हुए कुछ यहाँ पर सीखते हैं कि कैसा क्या होता है। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलता है। जैसे में रामायण, महाभारत, कृष्ण जन्माष्टमी। किस्से जरूरी नहीं कि, देखो किस्सा जो कहानी होता है वो जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुआ हो जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलती है। इतना जरूर है कि इन किस्मों, ये जो जितने भी कवि कहानी जो हुआ करता था कविता, उसमें कोई ना कोई संदेश या सीख निहित, सीख छुपी रहती है, संदेश छुपा रहता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ तो लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। देखते हैं क्या सा। प्रस्तुत पाठ तात्रा बामीरो कथा, ये प्रेम कथा है उनके बारे में। तो इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। क्या केंद्रित है? ये कविता युक्त द्वीप जो ये है, विशेष गहरी जड़ें जमा चुका है। ये जो द्वीप है अंडमान निकोबार, इनका भी जगह कुछ कम नहीं है और इनकी जो छाप है इस देश पे वो भी कम नहीं है। उस विदेश को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। मतलब उस युगल को उजागर करने के लिए
उखाड़ने के लिए एक तरह से बलिदान देना पड़ा, आत्म बलिदान। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की जा रही है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे आपको समझ में आएगा कि प्रेम जोड़ता कैसे है, घृणा दूरी कैसे बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। क्या हुआ था, चलिए यहाँ पर तात्रा वामीरो की कथा से जानते हैं कि आगे क्या हुआ था। ज़्यादा समझाने वाली तो है नहीं, केवल कहानी है, प्रेम कथा है, सुनो आप आराम से। अंडमान द्वीप का अंतिम दक्षिण द्वीप है। अंडमान द्वीप दक्षिण द्वीप का अंतिम भाग है। वो इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। यह पोर्ट बलेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। बलेयर कोई जगह है, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद निकोबार द्वीप की श्रृंखला प्रारंभ होती है, जो निकोबार जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। उधर के आदिवासी संस्कृति का वह केंद्र है निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। पहला द्वीप कौन सा है? कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने का एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। कौन सा कथा है? सदियों पूर्व, बहुत साल पहले, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो था जगह आपस में जुड़ा हुआ करते थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था, एकदम बहुत सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, बहुत शक्तिशाली और सुंदर भी था। उसका नाम था तात्रा। निकोबार उसे बेहद प्रेम करते थे। निकोबार उसे, मतलब निकोबार के जितने भी निवासी थे वो बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करते थे। तात्रा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। अब देखो, आदर तो करते थे, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था। दूसरे गांव में भी पूर्व त्योहार जो मनता था, त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक कपड़ा जो पहनता था, पारंपरिक कपड़ा पहनता था। उसके साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। बहुत शक्तिशाली तलवार था ये। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है, बहुत ज़्यादा दैवीय शक्ति उसमें है। तात्रा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था अपने आप से। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता था, किंतु उसके चर्चित साहित्य कारनामों जितने भी थे, कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। जो साथ में तलवार रखता था तो उसमें बहुत अद्भुत शक्ति मानते थे लोग वहाँ के। तात्रा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, किसी को कुछ पता नहीं था। एक शाम तात्रा दिन भर के अथक परिश्रम, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकला, पर सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूब रहा था। मतलब सूरज समुद्र के तल में डूबते जा रहा था। अब समुद्र की तल में डूबता जा रहा था, मतलब संध्या हो रही थी, शाम हो रहा था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। पक्षियों के स्वयंकालीन चटचटाहटे, पक्षी जब चेम 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 करती है, वो सोने सोने छीन हो रही थी, सोने सोने सुनाई दे रहा था, धीरे धीरे महसूस हो रहा था। उसका मन जो था शांत था। किसका? तात्रा का मन शांत था।
विचार मगन तात्रा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा था। जब सूरज डूबता है तो 7 कलर दिखाई देता है रेनबो के जैसा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई देता है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ जा रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि जो गाना था इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा था। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। जो ये सोच रहा था ना, ध्यान जो था इनका, ध्यान भंग कर दिया जब लहर आकर मारा ना, पानी पूरा भिंगा दिया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा था। जिधर से अब भी आवाज उधर से आ रही थी, जिधर से स्वर आ रहा था, गाना सुनाई दे रहा था, उधर वो चल दिया। वह विकल मतलब क्या, इस सम्मोहन शक्ति नहीं होता है तो एकदम किसी में खो जाना, वैसे ही उस तरफ बढ़ता जा रहा था सम्मोहित होके। अंततः उसकी नज़र एक युवती, एक लड़की पर पड़ती है। ढलती हुई शाम के संदर्भ में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। किस तरह लड़कियां श्रृंगार गीत गाती है, वैसे ही श्रृंगार गीत ये था। उसे ज्ञात ये भी नहीं हो सकता था कि कोई अजनबी युवक, कोई अनजान युवक उसे निःशब्द मतलब बिना ताके फाके उसको ही देख रहा था, ताके जा रहा था, बिना नज़र भटकाए उसको देखे जा रहा था। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। आवाज़ कौन थी? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तात्रा ने विनम्रता पूर्वक कहा कि इतना सुंदर गाना तुमने बंद क्यों किया, गाओ ना। और अपने सामने एक बहुत सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, मतलब थोड़ा सा डगमगा गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हो गया था। प्रेम उसके अंदर खिल गया था, प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। किंतु अपने को स्वयंतर अपने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? पहले ये बताओ। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। मैं नहीं देना चाहती और मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि मैं दूसरे गांव के युवक को कुछ सवाल का जवाब दूं। यह तुम भी जानते हो, मतलब तात्रा को बोली तुम भी जानते हो। कौन? वह अमीरो बोली। तात्रा मानो सुध बुध खोए हुए थी, लेकिन फिर भी जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीली कंठ पाई है, तुम्हारे कंठ में बहुत ज़्यादा सुरीली आवाज़ है। सच बताओ तुम कौन हो, कहाँ से हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं था, फिर तुम कहाँ से हो? तात्रा ने मानो सम्मोहित था। तात्रा उस समय मानो कि सम्मोहित था, उसके बस में था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी थी। उसने पुनः विनय मतलब फिर से उन्हें पूछा, शांतिपूर्वक पूछा, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? गाओ ना। किस तरह एकदम प्यार से लोग बोलते हैं, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? प्लीज़ गाओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ। युवती झुंझला कर उठी। एकदम लड़की जो थी गुस्से में उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। क्या कहा था? ढीठता की हद होती है। ये ढीठपन जो है उसकी हद होती है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग बिलाप रहे हो, बस एक ही चपर चपर कर रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों गाओ? गीत गाओ, आखिर क्यों गाओ? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम?
इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी और मुड़कर तांतरा को मानो कुछ होश आया। जैसे मुड़ी ना जाने लगी तो तांतरा को होश आया, सम्मोहन शक्ति से थोड़ा बाहरी निकला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा। क्या गिड़गिड़ाता है? मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। पहली बार तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। तुम्हें देखने के बाद मेरी चेतना गायब हो गई है। क्यों गायब हो गई है? मैं तुम्हारे रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तात्रा ने विवशता में आग्रह किया। तात्रा ने एकदम हाथ पैर जोड़ कर गिड़गिड़ाते हुए आग्रह किया कि अपना परिचय नाम उम बताकर जाओ। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय था, बहुत सच्चा भावना था। किसके चेहरे पे? तांद्रा के चेहरे पे। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कान में पड़ी। वामीरो, 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 वह इतनी सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? कौन बोला? तांतरा बोला, कल भी आओगी न यहाँ? तांतरा ने याचना भरे स्वर में, मतलब उनसे कृपया एक तरह से आमंत्रित किया कि कल भी यहाँ पर आओगी ना? तो ये सब वामीरो ने न्याय मनसकता पूर्वक कहा और झट से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी और अपने गांव की तरफ भागी। पीछे तांतरा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम तांतरा है, मेरा नाम तांतरा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, कल भी मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी वाट, तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर रहूंगा, तुम्हारे लिए वाट जोहूंगा, मतलब इंतजार करूंगा, तुम आना जरूर। वामीरो रुकी नहीं, भागती चली गई, भागती चली गई, भाग गई। तांतरा उसे जाते हुए निहारता रहा और फिर वामीरो घर पहुंचकर भीतर कुछ बेचैन महसूस करने लगी थी। उसके भीतर तांतरा के मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट उसके अंदर हो गई थी। एक झल्लाहट क्या होता है? सिहरन में उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक झल्लाहट मतलब एक ही झटके में दरवाज़ा बंद कर दिया और मन को किसी और दिशा में ले जाने की प्रयास की। बार बार तांतरा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता, मतलब उसकी आंखों में आ जाता था तांतरा का चेहरा। किसके? वामीरो के आंखों में। उसने तांतरा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, अद्भुत एक शक्तिशाली और साहसी लड़का था। किंतु वही तांतरा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदरी जो लड़की थी वामीरो, बिलिष्ट किंतु बेहद शांत। देखो, वो सुंदर तो थी, समझदार भी थी, लेकिन बेहद शांत, सभ्य और भोला। अब देखो आगे, लेकिन ये लड़के के बारे में हो रहा है। सुंदर, बलिष्ठ किंतु बेहद शांत, बहुत शक्तिशाली है लेकिन बेहद शांत है, सभ्य है और भोला लड़का है। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, और उस लड़के का स्वभाव ऐसा था तांतरा का कि जैसे लड़का चाहती थी वामीरो ना, वैसा ही वो तांतरा था। पूरा एकदम 36 की 36 जोड़ी मिल रही थी। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ, अब देखो, किंतु एक दूसरे गांव के पास में गांव थे, एक ही गांव था, एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। परंपरा यह नहीं मानता था, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस समझा, मतलब जरूरी समझा कि मैं भूल जाता हूँ। किंतु यह संभव जान पड़ा कि हाँ चलो भूल जाएंगे। तांतरा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ था कि जरूर आएगी। किसी तरह रात बीत गया। दोनों के हृदय व्यथित थे, दोनों के हृदय में धड़कन उतना ही तेज था कि कल वो समझते थे कि मैं कल जाऊं कि ना जाऊं, और तांतरा बोलता था कि क्या वो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। किसी तरह अचरित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा।
दिन जब गुजरा, शाम की प्रतीक्षा थी तात्रा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली अकेली प्रतीक्षा थी वह। तात्रा जीवन में उतना प्रतीक्षा नहीं किया था जितना प्रतीक्षा वह उस लड़की के लिए किया था। और उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। दिन ढलने लगे थे। काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था। शाम ढलने से पहले ही वह पहुंच गया था। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। एक एक पल भारी लगता था। जब प्रेमी आने वाला होता है ना, जब प्रेमिका आने वाली होती है, तब तो भैया पूछो मत, इतना ज़्यादा मनमोहक आकर्षक क्या क्या महसूस होने लगता है, ये सोचने के भी ऊपर हो जाती है। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वामिरो आएगी कि नहीं आएगी। टेंशन भी था कि वह आएगी ना। तात्रा केवल सिर्फ प्रतीक्षारत था, केवल प्रतीक्षा कर सकता था, इंतजार कर सकता था, और क्या। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देर पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। आस वही था कि जब तक दिन है तब तक ठीक है। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता कि भैया आ तो नहीं रही है ना। सहसा नारियल के झुरमुटों में, नारियल का पेड़ होता है, उसके झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई आकृति दिखाई दिया, और कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा था। सचमुच वह वामिरो ही थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपते छुपाते बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ा रही थी, भूलती और दौड़ाते हुए तब चली आ रही थी, कोई देख तो नहीं रहा ना। चलो आगे। फिर तेज कदमों से चलती हुई तांत्रा के सामने आकर ठीक खड़ी हो गई। आकर उसके सामने टिक गई, सामने खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों के मुंह से बोली नहीं निकल रहा था। आंखों में प्यार हो गया। शब्दों का क्या बात है, यहाँ पर देखते देखते मोहब्बत हो जाती है। बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहली मुलाकात ही अंतिम मुलाकात होता है। पहली मुलाकात में पसंद आ गए तो सब पसंद आ जाता है। कुछ तो था जो दोनों के अंदर बह रहा था, दोनों के भीतर बह रहा था। वह प्रेम रस बह रहा था। एक तक निहारते हुए, एक मतलब पलक झपकाए बिना एक दूसरे को निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की तलों में कहीं खो गया था, अंधेरा हो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई। वामिरो को थोड़ा होश आया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तात्रा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन, एकदम शांत खड़ा हुआ था। क्या करते बेचारे, जब मन की रानी, सपनों की रानी जब हकीकत में आ जाती है तो शब्दों से थोड़ा मुख मोड़ना पड़ता है। दोनों रोज उसी जगह पर पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, और एक मूर्ति के जैसे खड़े होकर दोनों एक दूसरे को ताकते रहते। बस भीतर संपूर्ण था। देखो, भीतर एक तरह से समर्पण था, संपूर्ण समर्पण था यहाँ पे, कि भैया दोनों प्यार करते थे। जो अनवरत गहरा रहा था, प्रेम उन लोगों का गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया था और खबर हवा की तरफ बह उठी थी, पूरे लापाती में फैल गई थी। वामिरो लापाती ग्राम की थी और तात्रा पास का था और लपाती से वामिरो थी। दोनों का संबंध संभव न था। क्यों नहीं था? रीति रिवाज के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। एक ही गांव के होंगे तो शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वामिरो और तात्रा को समझने बुझने के कई प्रयास किए गए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः पलाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और नियम से उसी समय लपाती के समुद्र तट पर ये दोनों मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही, अफवाहें खूब फैल जाती है।
देखो भैया, आग जले चाहे ना जले, धुआं तो होता ही है। तो वही हाल था दोनों के बीच में। क्या था क्या नहीं था, दोनों इकरार करवे नहीं किए थे, दोनों एक दूसरे को बताए ही नहीं थे। महसूस तो किए लेकिन कभी फैसला नहीं कर पाए। लेकिन पूरा हवा उठ गया था कि ऐसा ऐसा फलनवा का चिलनवा का हो गया है। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु वर्ग का आयोजन हुआ था और पशु वर्ग में हष्ट पुष्ट, बड़े हष्ट पुष्ट पशु, जो मोटे ताजे पशु होते हैं, पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं वहां पर। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे थे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तात्रा का मन इस कार्यक्रम में तनिक न लगा था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखाई दिया। वामीरो झांक रही थी, तात्रा उसे देख लिया था। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की कोशिश की, चेष्टा की कि वह वामीरो ही थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, आंखें थोड़ा नम था, ओठ कांप रहे थे। तात्रा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी थी। और ये गजब बात है भैया, फूट फूट कर रोने लगी, पिटवाने का काम कर रही थी ना। तात्रा कर्तव्य विमूढ़ था। जो वामीरो थी, वामीरो के रुदन स्वर, जो रोने की स्वर था, उसको सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। क्यों उठ गई पता नहीं। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा था। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए थे। वामीरो की माँ क्रोध में उफन गई थी, पूरा खिसिया गई थी, गुस्सेल हो गई थी। जिस तरह नहीं सिंह लाल हो जाता है गुस्से में, वैसा उसने तात्रा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तात्रा के विरोध में आवाजें उठाने लगे थे। यह तात्रा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तात्रा भी गुस्से में भर उठा था। उसने जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, अब देखो वहां पर विवाह का जो परंपरा था ना, निषेध परंपरा कि नहीं हो सकता था, ये वगैरह फलना चिलना गांव की होनी चाहिए ऐसे वगैरह, तो ये सबसे दिक्कत था। वहीं अपनी असहायता पर खींच, मतलब जो कोई सहायता नहीं करता था उस पर तो ज़्यादा गुस्सा तो था ही तात्रा। वामीरो का दुख उसे और गहरा गया था। वामीरो का दुख उसे और लगा। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास ऐसे ही उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका और तलवार को उठाया। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार कर रहा था और क्रोध लगाकर पूरा गुस्सा में अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहसा उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया था। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का सामना करने के लिए उसने शक्ति भर पूरा दम लगाकर उसे धरती में घोंप दिया, तलवार को धरती में डाल दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा था, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया था। तलवार को खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। क्यों हाँफ रहा था? अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी, जहां तक लकीर उसने खींचा था, वहां एक दरार होने लगी थी, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। धरती जब फटती है ना तो गड़गड़ होता है, तो गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। वहां पे लकीर की सीध में धरती फट रही थी, धरती फटते जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे पर तात्रा धरती को मानो क्रोध से कांपता जा रहा था। देखो, तात्रा के क्रोध से धरती कांपते जा रहा था, ऐसा लग रहा था। सभी भयाकुल, मतलब सभी डर के मारे उठे। वहां पे लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे
सिहर उठे थे, लोग डर गए थे, पूरा कांपने लगे थे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ पड़ी थी। तात्रा तात्रा तात्रा, उसकी करुणा चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि चिल्लाते रह गई, लेकिन आवाज को कोई सुना ही नहीं। तात्रा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, देखो जैसे ही धरती को चाकता मतलब डनेर घिसते अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। द्वीप दो भाग में बट गया था। एक तरफ तात्रा था तो दूसरी तरफ वामिरो थी। एक तरफ तात्रा, दूसरी तरफ वामिरो। देखो कैसी प्रेम कथा है। गुस्से में लिया हुआ एक कारण एक जगहों को दो भागों में बांट देता है। तात्रा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में घुसने लगा है, समुद्र की तरफ जाने लगा है। वह छटपटाने लगा और उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, नीचे गिरने लगा। वह लगातार समुद्र की तहट की तरफ, समुद्र जब रास्ता फटता है तो किस तरह बीच में जगह बन जाता है, तो उसी के बीच में फंसता चला जा रहा था, फिसलते जा रहा था नीचे। जिस तरह जमीन फटता था उसी तरह नीचे जाता था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। बस यही आवाज वह लगाया करता था। उधर वामिरो भी तात्रा 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 ऐसे तात्रा पुकार रही थी। तात्रा लहूलुहान हो चुका था, क्योंकि जब गिरेगा आदमी तो छिल छाल तो जेबे करता है इधर उधर। वह अचेत होने लगा था, बेहोश होने लगा था, और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा था। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर खड़ा हुआ था। उस समय खड़ा था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा जुड़ा था। बहता हुआ तात्रा कहाँ तक पहुँचा था, बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता था। इधर वामिरो पागल हो उठी थी। वह हर समय तात्रा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठे रहती थी वह वहाँ पे। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरफ मतलब परिवार से वह अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका उस समय उसको। आज न तात्रा है और ना ही वामिरो, आज न तात्रा है ना ही वामिरो है, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है, घर घर में गाई जाती है। तो मोहब्बत ऐसी करो कि लोग घर घर में उसको याद करें। मोहब्बत ऐसी करो कि लोग मिसाल कायम करें कि मोहब्बत करने वाला था, कि जिसने अपने मोहब्बत को नहीं, देश के लिए अपने बलिदान ऐसा दिया कि अपने मोहब्बत का भी बलिदान दे दिया। तो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि लोग जन्म जन्मांतर तक याद रखें। जैसे कृष्ण और राधा का प्यार जन्म जन्मांतर तक लोग याद रखते हैं। कृष्ण और सुदामा का प्यार लोग सदियों तक याद रखते रखते रहेंगे भी, और रखते थे। राम और सुग्रीव का प्रेम, ऐसा प्रेम जिसको आज भी लोग याद करते हैं, कल भी करते थे, कल भी करते रहेंगे। तो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। जैसा भक्ति देखो आप, जैसा राम लक्ष्मण का भक्ति, लक्ष्मण किस तरह भक्त था राम का, सुग्रीव कैसे भक्त थे राम के, हनुमान जी कैसे भक्त थे राम के, विभीषण जी कैसे भक्त थे, बाली का पुत्र अंगद भी भक्त था, और जितने राम से जुड़े हुए थे सब राम के भक्त थे। तो भक्ति इस कदर करनी चाहिए किसी चीज़ का कि दुनिया आकाश पाताल एक हो जाए, चाहे कितना भी लोग जहर भर देवे, लेकिन उसके खिलाफ कभी मत जाना। तो मोहब्बत ऐसी करो कि ज़िंदगी में तुम्हारी मिसाल दी जाए। अरे वैसा करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है बाबू, बहुत कुछ। चलो कहानी पर आते हैं। निकोबारिये का जो निकोबार द्वीप था, तीन निकोबारियों का मत है कि तात्रा की तलवार से कार निकोबार से दो टुकड़े हो गए, क्योंकि वो तलवार में दिव्य शक्ति थी। उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार इस घटना के बाद, एक घटना जो हुआ था, दूसरे गांव में भी आपसी
वैवाहिक संबंध करने लगे थे। और ये जैसे घटना हुआ, उसके वजह से घटना होते ही वह दूसरे गांव में भी विवाह संबंध करना शुरू कर दिए थे, नहीं तो और बढ़ जाता। तो तात्रा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु, जो अनेकों लोगों के लिए कर दिए अपनी जिंदगी को, मर गए दोनों। एक तो अलग द्वीप पर जाकर मर गया, और एक इस द्वीप पर रहते हुए भी खाना पीना छोड़कर, परिवार छोड़कर मर गई। तो देखो त्याग ये कैसा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का त्याग कर दिए लोगों के भलाई के लिए। क्योंकि लड़ाई पिटाई से अच्छा है कि कुछ ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, मतलब यही सुखद परिणाम था कि दोनों गांव में वैवाहिक संबंध और संबंध जुड़ने लगे। इसीलिए तात्रा और वामीरो दोनों ने अपनी जिंदगी के त्याग कर दी। तो चलिए इसके प्रश्न और अभ्यास का बता दूं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। क्रोध में तात्रा ने क्या किया था? सब जानते हैं, तलवार निकाला, धरती में घोंपा, धरती दो टुकड़े में बट गई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए, आराम से हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर है प्राचीन, 4 नंबर बताता हूँ। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार का आयोजन किया जाता था? मैंने वो बताया ना, बैलों की और बैलों जानवरों से लोगों को लड़ाने की प्रतियोगिता जो थी, वही लिखना है यहाँ पे। थोड़ा संक्षेप में करके लिखोगे तो अच्छा लगेगा। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये टिक लगाने का है तो छोड़ दो, ग्रामर पढ़ लेना, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब टाइम पास है। निम्नलिखित मुहावरे का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। सुध बुध खोना मतलब अपना होश खो बैठना। बाट जोहना इंतजार करना। खुशी का ठिकाना ना रहना। खुशी का ठिकाना मतलब नहीं, ऐसा पल जो अब पहले कभी नहीं महसूस किया था। आग बबूल हो जाना, बहुत गुस्सा होना। आवाज़ उठाना, जोर से बोलना और किसी गलत चीज़ पर बोलना। और ये आपको यहाँ पर शब्द भंडार है, बस शब्द भंडार पर नज़र रखिए, उसके अलावा किसी चीज़ पर नहीं रखना है। शब्द भंडार को थोड़ा इसको आप देख लेना एक बार, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक ही पार्ट में ये तात्रा और वामीरो की कथा को मैं ख़त्म करता हूँ। बोर तो नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपके जैसा ही कहानी है इसमें। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की सभी टीम आपके कमेंट का इंतज़ार करेगी। आप ये ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।